हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। एलिमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का आज पार्ट 2 जा रहा है। क्या जा रहा है? पार्ट 2। ठीक है। इस पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे बैंक और ग्राहक के बीच क्या संबंध है। पहला टॉपिक क्या रहेगा? बैंक और ग्राहक के बीच क्या संबंध है। और दूसरा पार्ट रहेगा इसका विदेशी विनिमय बैंक। ठीक है। तो जल्दी से कॉपी कलम निकालिए और लिखना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि यह एलिमेंट ऑफ बैंकिंग न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसमें न्यू सिलेबस में जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं उस टॉपिक को कलेक्ट करके आपको ये लेक्चर दिया जा रहा है। ठीक है। तो बैंक और ग्राहक के बीच ये एक टॉपिक और भारत में विदेशी विनिमय बैंक ये दूसरा टॉपिक। तो जल्दी से तैयार हो जाइए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो ये स्टार्ट कर, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक हमारा है बैंक और ग्राहक के बीच क्या संबंध है। क्योंकि इसके पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे कि बैंक क्या है, बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, यही सब पढ़े थे। और इसके बाद से बैंक की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर उसमें पढ़े थे कि चेक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें एलिमेंट ऑफ बैंकिंग के फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर्स में पढ़े थे। सेकंड लेक्चर में बैंक और ग्राहक के बीच संबंध। ध्यान दीजिएगा, बैंक और ग्राहक के बीच संबंध को जानने के लिए बैंक और कस्टमर के बारे में पहले जानना जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि बैंक क्या है। एक तरफ है बैंक और एक है कस्टमर। बैंक और कस्टमर में पहले डिफरेंस जाने, समझिए बैंक क्या होती है। कि बैंक एक ऐसी संस्था, क्या होती है? एक ऐसी संस्था होती है। समझिए पहले, बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। अर्थात बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है। अर्थात एक ऐसी संस्था जो बैंक मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है उसे क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। अर्थात बैंक एक ऐसी संस्था है जो ग्राहकों के धन को जमा स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य करती है जो पिछले लेक्चर में आपको मैं बताया था। तो ऐसी संस्था को क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। अर्थात बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संस्था जो मुद्रा व साख में क्या करती है? व्यवसाय करती है। एक ऐसी संस्था जो मुद्रा और साख में व्यवसाय करती है, ये हमारा क्या कहलाता है? बैंक कहलाता है। प्रश्न है कि कस्टमर क्या होते हैं, ग्राहक क्या होते हैं। अब समझिए कि ग्राहक क्या होते हैं। ग्राहक का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक में खाता खोलकर अपना धन जमा करता है या निकालने का कार्य करता है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो बैंक में खाता खोलकर अपना धन उसमें सुरक्षित रखता है, जमा करता है, जरूरत पड़ने पर निकालने का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कस्टमर कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक में खाता खोलकर धन जमा वो निकासी करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कस्टमर कहा जाता है। अब वो धन अपना चाहे जमा करे, ये किसी और का जमा करे, लेकिन खाते में अपने जमा करता है। और निकासी का मतलब है अपना धन निकाले, चाहे बैंक से कर्ज ले। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कस्टमर कहा जाता है। तो बैंक समझे, कस्टमर समझे। प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है।
इन दोनों में क्या संबंध है। इसको संबंध को जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि इसमें 3 ही तरीके के संबंध होते हैं। बैंक और ग्राहक के बीच सिर्फ 3 रिलेशन होता है, 3 संबंध होते हैं। कौन कौन सा संबंध होता है? पहला संबंध होता है ऋणी व ऋणदाता का संबंध। ऋणदाता का संबंध पहला संबंध है ऋणी और ऋणदाता का संबंध। दूसरा किस चीज का संबंध है? एजेंट व प्रधान का संबंध, अर्थात एजेंट, इसको अभिकर्ता भी कहा जाता है। हिंदी में अभिकर्ता, अंग्रेजी में एजेंट। एजेंट और प्रधान का संबंध, प्रधान का संबंध, एजेंट और प्रधान का संबंध होता है। और तीसरा एक संबंध होता है धरोहरधारी और धरोहरकर्ता का संबंध। क्या होता है? धरोहरधारी, धरोहरधारी और धरोहरकर्ता, धरोहरकर्ता का संबंध। ध्यान दीजिएगा, बैंक और ग्राहक के बीच 3 तरीके का संबंध होता है। पहला है ऋणी और ऋणदाता का संबंध। अब इसका मतलब क्या होता है? ऋणी ऋणदाता का मतलब होता है कि जब एक ग्राहक, समझिएगा, जब एक ग्राहक बैंक में अपना धन जमा करता, जैसे हमने अपना पैसा, धन जो भी बचा कर रखे हैं उसको बैंक में जमा किए, तो बैंक क्या कहलाएगा? ऋणी कहलाएगा। और हम क्या कहलाएंगे? ऋणदाता कहलाएंगे। ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि हम अपना धन बैंक में नहीं जमा, हम बैंक से उल्टे कर्ज ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं। यदि बैंक हमको ऋण दे रहा है, उधार दे रहा है, कर्ज दे रहा है, तो हम क्या कहलाएंगे? बैंक के लिए ऋणी कहलाएंगे। और बैंक क्या कहलाएगा? ऋणदाता कहलाएगा। ये 2 पक्षी है, मतलब हमारे ओर से भी हो सकता है, बैंक के भी ओर से हो सकता है। जो धन जमा करेगा वो ऋणदाता, जिसके यहाँ जमा होगा वो ऋणी, जो देगा वो ऋणदाता, और जो पाएगा वो ऋणी। तो बैंक और ग्राहक के बीच किस चीज का संबंध होता है? ऋणी और ऋणदाता का संबंध होता है। ठीक है। दूसरा है एजेंट अर्थात अभिकर्ता और प्रधान का संबंध। एजेंट और प्रधान का संबंध का मतलब क्या होता है? बैंक जो होता है वो एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। अब मालिक कौन होता है? कस्टमर होते हैं। कैसे? बैंक किससे चलता है? कस्टमर से चलता है, हमारे आप जैसे कस्टमर से। हम कस्टमर है तो बैंक है, कस्टमर नहीं है तो बैंक का मतलब कुछ नहीं है कि नहीं? क्योंकि बैंक में कस्टमर, ग्राहक, हमारे आप जैसे लोगों के खाते खोले जाते हैं और हम ही अपना धन जमा करते हैं और हम ही अपना धन निकालते हैं। कहाँ से? उसी बैंक से। तो बैंक तो एक माध्यम है, हमारे धन की सुरक्षा प्रदान करने, लेन देन करने का एक जरिया है। और जो एक माध्यम होता है वो एक अभिकर्ता या एजेंट के रूप में होता है। और जिसका धन होता है वो तो मालिक होता है। भाई आपका खाता है, आप अपने खाते में धन जमा किए, जब चाहे तब निकालने का अधिकारी है। तो बैंक और एजेंट के, बैंक और ग्राहक के मध्य किस तरह का संबंध होता है? एजेंट और प्रधान का संबंध होता है, मालिक और एजेंट का संबंध होता है। तीसरा इसका अंतर है, संबंध है, जो ये संबंध का टॉपिक चल रहा है, धरोहरधारी और धरोहरकर्ता का संबंध। धरोहरधारी का मतलब चाहे वो धन हो, माने मुद्रा हो, या कोई जरूरी कागजात हो। देखते होंगे कि बैंक, हम अपना पैसा लेकर बैंक में जमा कर देते। इसका मतलब है कि हमने अपना धन बैंक के पास दे दिया सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षा के उद्देश्य से। जैसे सिंपल देखिए, मान लीजिए कि कोई साइकिल है, आपका दोस्त आया, आपके यहाँ रख दिया, कहा है कि भाई कल लेके जाएंगे, हम परसों लेके जाएंगे, 4 दिन बाद लेके जाएंगे। तो जिसने रखा साइकिल आपके यहाँ, तो क्या कहलाएगा? धरोहरकर्ता, अर्थात उसे वो रखने वाला है। और जिसके पास रखा गया है वो धरोहरधारी कहलाएगा।
उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी साइकिल की सुरक्षा प्रदान करे, तब तक जब तक कि उस व्यक्ति को सुपुर्द न कर। ठीक इसी तरह बैंक में हमने खाता खोला, हमने अपना धन बैंक में लेकर जमा किया, तो बैंक की ये लायबिलिटीज है कि उसके ग्राहक के धन की सुरक्षा प्रदान करे, तो धरोहर धारी कहलाएगा। और जिसने धन को सुरक्षित रखने के लिए बैंक को छोड़ दिया वो धरोहरकर्ता कहलाएगा। तो इस तरह बैंक और ग्राहक के बीच क्या रिलेशनशिप है? सिर्फ 3 रिलेशनशिप, ऋणी और ऋणदाता का संबंध, एजेंट और प्रधान का संबंध, धरोहरधारी और धरोहरकर्ता का संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अब ये उठता है कि बैंक और ग्राहक के बीच जो संबंध है, बैंक और ग्राहक के बीच बैंक का ग्राहकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व? ठीक है, उत्तरदायित्व में पहले आइए बैंक के ग्राहक के बारे में जानते हैं। इसको मिटा दे, ये तो समझ ही गए होंगे। ध्यान दीजिए, बैंक के ग्राहक के प्रकार। बैंक के ग्राहक के प्रकार। बैंक के ग्राहक के कितने प्रकार हैं? ठीक है, बैंक के ग्राहक के प्रकारों को हमने 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 2 भाग। एक व्यक्तियों के खाते, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तियों के खाते के संबंध में, और एक संस्थाओं के खाते के संबंध में। संस्थाओं के खाते के संबंध में, खाते के संबंध में, संबंध। बैंक के जो ग्राहक के प्रकार है उसको हमने 2 भागों में बांटा, व्यक्तियों के खाते के संबंध में और संस्थाओं के खाते के संबंध में। व्यक्तियों के खाते के संबंध में कौन कौन से ग्राहक आते हैं? सबसे पहला आता है एक अल्प वयस्क। क्या आता है? अल्प वयस्क। अल्प वयस्क क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो नाबालिग है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे लोग भी बैंक में खाता खोल सकते हैं। देखते होंगे स्कूल कॉलेज में जो भी बच्चे पढ़ते हैं स्कॉलरशिप वगैरह के लिए क्या बैंक में खाता खोलते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ठीक ना, वो बहुत मामूली ही ट्रांजेक्शन्स वगैरह कर सकते हैं। तो अल्पवयस्क जो व्यक्ति होते हैं ये भी बैंक में खाता खोल सकते हैं। दूसरा है विवाहित स्त्रियां। विवाहित स्त्रियां, विवाहित स्त्रियों का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्त्रियां, विवाहित स्त्रियों में ऐसी स्त्रियां जो मैरिड है वो भी बैंक में खाता खोल सकती है और अपने खाते का संचालन ठीक से कर सकता है। एक अगला व्यक्ति पागल। वैसे पागल व्यक्ति बैंक में खाता नहीं खोल सकता, लेकिन जब उसका पागलपन दूर हो जाए, डॉक्टर यह प्रमाणित कर दे कि अब ये पागल नहीं है, तो बैंक में खाता खोल सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कुछ पर्सन ने पहले से बैंक में खाता खोला लेकिन बाद में वो पागल हो गया, तो चूंकि खाता तो उसका रहेगा, भले वो लेन देन न करे, क्योंकि पागलपन की स्थिति में उसके लेन देन अवैध माने जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी बैंक में खाता पहले से या तो खुला हो या ठीक होने के बाद वो खोल सकता है। अगला शराबी। शराबी क्या होता है? पीने वाला, ड्रिंक करने वाला। एक ऐसा व्यक्ति जो ड्रिंक करता है लेकिन बैंक में खाता खोल सकता है, लेकिन खाते का संचालन वो तभी कर सकता है जो पूरे होश हवास में, अन्यथा वो खाते का संचालन पिए हुए स्थिति में नहीं कर सकता। अगला है व्यक्ति का खाता। कोई भी व्यक्ति
एक पुरुष या स्त्री बैंक में खाता खोल सकते हैं। और एक आता है संयुक्त व्यक्ति। संयुक्त व्यक्ति, संयुक्त व्यक्ति का मतलब होता है ज्वाइंट पर्सन। दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति भी बैंक में खाते खोल सकते हैं और दोनों ही चाहे संचालन कर सकते हैं, चाहे उनमें से किसी एक के द्वारा या सबकी सहमति से किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा। ये जितने भी बैंक में खाते खोले जाते हैं लोगों के, देख रहे हैं ना, ये और ये सब क्या कहलाते हैं? कस्टमर कहलाते हैं, अर्थात बैंक के ग्राहक कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि बैंक के ग्राहकों के प्रकार दो ही टाइप के होते हैं, एक पर्सन कोई हो और दूसरा आता है संस्थाओं के खाते के संबंध में। संस्थाओं में कौन कौन से खाते आते हैं? जैसे साझेदारी व्यापार, साझेदारी संस्था के खाते, दूसरा कंपनी के खाते, ठीक ना। अगला HUF के खाते, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के खाते। अगला है सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। अगला कोई भी क्लब है, कोई भी विद्यालय है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक ना। या सहकारी समिति तो हो ही गया, और भी नगर निगम, नगर पालिका, कुछ भी हो सकता है। नगर निगम, नगर पालिका, कुछ भी हो सकता है। ये संस्था कहलाते हैं। बहुत सारी संस्थाएं, किसी कंपनी का भी हो सकता है। ये भी बैंक के क्या कहलाते हैं? कस्टमर कहलाते हैं, अर्थात ग्राहक कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बैंक में इन्हीं दो टाइप के ग्राहक, कस्टमर होती है। ठीक है, तो कस्टमर के बारे में जान गए कि बैंक में कौन कौन से टाइप के कस्टमर होते हैं। चलिए आगे जानते हैं। एक टॉपिक जो मैं बता रहा था कि बैंक और ग्राहक के बीच दायित्व की बात है कि जब एक बैंक ग्राहकों का अपने यहाँ खाता खोलता है तो बैंक का अपने ग्राहक के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या उसके उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक नहीं है, बस बहुत ही छोटा टॉपिक, मिटाते हैं इसको। ध्यान दीजिए, बैंक का ग्राहकों के प्रति विशेष उत्तरदायित्व। बैंक का ग्राहकों के प्रति विशेष उत्तरदायित्व। बैंक का अपने ग्राहकों के प्रति कौन कौन से विशेष उत्तरदायित्व? ठीक है, सबसे पहला उत्तरदायित्व चेक आदि का भुगतान करने का दायित्व। पहला क्या है? चेक का भुगतान करने का दायित्व। मतलब सबसे पहला बैंक का दायित्व यह बनता है कि बैंक के द्वारा जो चेक दिया गया कस्टमर को, इसलिए दिया गया है कि कस्टमर किसी भी प्रकार का पेमेंट या भुगतान मेरे थ्रू कर सकता है। मतलब वो अपने कर देगा, लेकिन जिसका पेमेंट बैंक करेगा। यदि कोई किसी कस्टमर ने किसी दूसरे पर्सन को चेक काट कर दिया है तो बैंक का यह उत्तरदायित्व बनता है कि उस चेक का भुगतान कर दे, तब बशर्ते कि सही हो। दूसरा उत्तरदायित्व है खातों को गोपनीय रखने का उत्तरदायित्व। खातों को गोपनीय रखने का उत्तरदायित्व।
उत्तरदायित्व, ये ध्यान दीजिएगा, ये विशेष उत्तरदायित्व है। देखे होंगे कि जिस कस्टमर का खाता रहता है केवल बैंक और उसी को मालूम रहता है। दूसरे खाते के बारे में यदि कोई अननोन पर्सन जानकारी लेना बैंक से चाहता है तो बैंक नहीं देता, क्योंकि उसका यही कार्य है कि भाई जिसका जो खाता है केवल उसी से संबंधित व्यक्ति को ही जानकारी, किसी अननोन पर्सन को न दे। इसलिए किसी भी पर्सन का बैंक में खाता होता है तो उसके खातों को वो गोपनीय रखने का कार्य करता है, किसी कहीं भी ओपन नहीं करता है, सार्वजनिक नहीं करता है। ठीक है। अगला कुर्की का आदेश। कुर्की का आदेश, कुर्की मतलब होता है एक तरह से नीलामी। यदि कोई व्यक्ति पर्सन बैंक से लोन लेता है, कर्ज लेता है, तो उस व्यक्ति का उत्तरदायित्व होता है टाइम से इंस्टॉलमेंट भर दे, किस्त चुका दे, उसका ऋण चुका दे, ब्याज चुका दे। लेकिन कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो लोन लिया है लेकिन ऋण का भुगतान समय से नहीं करता, देता ही नहीं है, लेके गायब हो गया, तब ऐसी दशा में बैंक उसको खोजती है, उसके पास नोटिस देती है, एक के पास दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, नोटिस देती रहती है। उसके बाद भी वो उपस्थित नहीं होता है तो बैंक का ये दायित्व बनता है कि जो जमानत के तौर पर उसने संपत्ति गिरवी रखकर हमसे लोन लिया, उसको गिरवी क्या करेगा, कुर्की कर देगा, नीलामी कर देगा और उसको बेचकर अपने ऋण का भुगतान रिकवर कर लेगा, चाहे जितना भी हो सके उतना कर लेगा। अगला है समय सीमा नियमन। समय सीमा नियमन। समय सीमा नियमन का मतलब है कि बैंक का यह भी उत्तरदायित्व है कि एक निर्धारित समय पर खुले और एक निर्धारित समय पर बंद हो। उसमें भी कस्टमर के लिए, ग्राहकों के लिए संचालन की एक टाइमिंग हर बैंकों पर लिखी गई रहती है कि बैंक प्रातः 10 बजे खुलेगा, 2 बजे या 3 बजे या 4 बजे तक इसका लेन देन संचालन का कार्य होगा, उसका अपना जो भी इंटरनल काम हो वो होगा, ताकि कस्टमर उतने अवधि के अंदर पहुंचे। दूसरा एक और चीज समय सीमा पे प्रश्न है कि किसी भी प्रकार का जैसे लोन वगैरह लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको आते ही कुर्की कर देगा, आपको टाइमिंग देगा कितने समय में आप भुगतान कर दें। अगला है सेवाएं। सेवाएं का मतलब होता है कि बैंक भिन्न भिन्न प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करती है। अपने कस्टमर यदि आते हैं तो बैठने की व्यवस्था करती है, उनके धन की सुरक्षा प्रदान करती है, उनके धन का ट्रांसफर करने का काम करती है, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये बैंक के थे क्या, विशेष उत्तरदायित्व, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे। तो हमारा बैंक और ग्राहक के बीच जो संबंध है केवल इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा टॉपिक था, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, वो है विदेशी विनिमय बैंक। ठीक है, तो नोट करिए जल्दी से। नोट कर लिए होंगे आप लोग, चलिए मिटाते हैं। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है, विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। ठीक है, ध्यान से देखिए। विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, देखिएगा ये मात्रा थोड़ा सा लग रहा है हमको, डाउट है कि गलत है, ये यहां से होगा, विनिमय बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक क्या होता है, सबसे पहले से समझिए। विदेशी विनिमय बैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा बैंक जो मुद्रा को परिवर्तित करने का कार्य करता है, मुद्राओं को बदलने का कार्य करता है।
तो ऐसे बैंक को क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। अर्थात जब विदेशी व्यापार में विदेशी लेन देन होते हैं तो उन लेन देनों को भुगतान करने के लिए, क्योंकि मान लीजिए कि कोई विदेश का है, मान लीजिए रूस का कोई व्यापारी है, भारत से कोई व्यापार करना चाहता है तो वो अपने यहाँ की करेंसी में पैसा लेगा। हम व्यापारी हैं, हम उसके यहाँ से कुछ लेन देन करना चाहते हैं तो अपने देश की कंट्री में लेंगे। तो ये कंट्री से कंट्री जो मनी हमारी है उसको एक्सचेंज करने का जो काम करता है वो विदेशी विनिमय बैंक ही करता है। अर्थात विनिमय बैंक से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है जो विदेशी विनिमय का लेन देन करती है, विदेशी व्यापार के भुगतान में सहायता करती है। ये क्या होता है? विदेशी परिभाषा एक शॉर्टकट में लिख दें, विदेशी विनिमय बैंक से तात्पर्य, विनिमय बैंक से तात्पर्य, विदेशी विनिमय बैंक से तात्पर्य एक ऐसी संस्था से है, एक ऐसी संस्था से है जो विदेशी विनिमय का कार्य करती है तथा विदेशी व्यापार में भुगतान की सहायता करती है। ऐसे बैंक को क्या कहा जाता है? विदेशी विनिमय बैंक। वैसे भारत में विदेशी विनिमय बैंक जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसके बाद किया गया। भारत में विदेशी विनिमय बैंक जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उसके बाद किया गया, क्योंकि उसके पहले विदेशों से व्यापार समझिए कि नाम मात्र के बराबर था, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो भारत का व्यापार थोड़ा सा बढ़ा। हम लोग नहीं करते थे, वही सब करते थे। तो उस समय उन्होंने यह महसूस किया है कि करेंसी को चेंज करने का कुछ जरिया जरूर होना चाहिए। तो इसी के संदर्भ में 1842 में, कब? 1842 में एक विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना की गई। विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना की गई और वह विदेशी विनिमय बैंक का, चूंकि विदेशी विनिमय बैंक के नाम से नहीं स्थापित की गई, मैंने विदेशी विनिमय बैंक एक स्थापित की गई और उसका नाम था ओरिएंटल बैंक। क्या नाम था? ओरिएंटल बैंक। उस समय यही बैंक ऐसा था जो विदेशी विनिमय का कार्य करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही देश का विकास होने लगा, अंग्रेज छोड़ के जाने लगे, देश आजाद हो गया, उस समय सही मायने में एक विदेशी विनिमय बैंक की स्थापना की। उस समय 1947 में एक अधिनियम भी पास किया जिसका नाम था विदेशी विनिमय बैंक अधिनियम बनाया गया। और इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य ये था कि भारत की जो बैंकें थीं, क्योंकि इसी के जस्ट बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी हो गया, तो यह पूरा काम विदेशी विनिमय का आरबीआई को दे दिया गया। लेकिन चूंकि आरबीआई एक जगह है, तो इन्होंने क्या किया आरबीआई ने कि ये अपना विदेशी विनिमय बैंक का कार्य अपने जो भी सहयोगी इनके बैंक थे, इनके अंडर में जो बैंक थे जैसे एसबीआई है, चाहे अदर्स बैंक वगैरह है, इनको दे दिया कि ये सब कार्य देखिए। जहां हम हैं वहां तो हम देखेंगे ही, लेकिन जहां हम नहीं हैं वहां पे इसका कार्यों का संचालन आप अपने ढंग से कीजिए और इसकी सूचना हमको दी। वैसे भारत में इस समय बहुत सारे विदेशी विनिमय बैंक, लगभग भारत में जो विदेशी विनिमय बैंकों की संख्या है लगभग इस समय प्रेजेंट टाइम में 32 के आसपास, 32 विदेशी विनिमय।
बहुत सारी ऐसी विदेशी बैंकें हैं जो भारत में भी स्थित है, और बहुत से ऐसे भी भारतीय बैंक हैं जो विदेशों में भी स्थित है। जैसे भारत का जो विदेशी विनिमय बैंक है वो मुख्य रूप से किन देशों में है, जैसे कि मान लीजिए कि कौन कौन बैंक है जो विदेशों में कार्यरत है। बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक ना, बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्स सिंडिकेट, सिंडिकेट बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सब क्या है, विदेशों में भी स्थित है। भले इसमें से कुछ बैंकों का भी हाल ही में विलय हो गया है, दूसरे बैंकों में मर्ज कर दिया गया, लेकिन जो बैंक पहले से जहां स्थापित है वहां से चल रहा है, नाम थोड़ा सा परिवर्तित हो गया। ये सब बैंक फॉरेन एक्सचेंज का काम करते थे। तो सीधा सा मतलब यह है कि विदेशी विनिमय बैंक का मतलब होता है कि एक ऐसा बैंक जो विदेशी मुद्राओं का आदान प्रदान करने, बदलने का कार्य करता है, विदेशी व्यापार में सहायता करता है, उनका भुगतान करने का कार्य करता है। तो ऐसे बैंकों को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है, ठीक है। अब प्रश्न यह है कि विदेशी विनिमय बैंक कुछ उद्देश्य स्थापित किए गए, और जिनका उद्देश्य यही था, इसी उद्देश्य से स्थापित किए गए, लेकिन यह बड़े मात्रा में ये असफल हो गया। क्यों विदेशी विनिमय बैंक असफल हो गया? क्योंकि आजकल तो जितने भी कमर्शियल बैंकें चल रही हैं बड़ी धड़ल्ले से चल रही हैं, तो ये विदेशी विनिमय बैंक असफल क्यों हो गए? इनकी असफलता के कुछ प्रमुख कारण हैं। तो आइए यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दें। विदेशी विनिमय बैंकों की असफलता की कारण। क्वेश्चन हमारा बनता है ये, विदेशी विनिमय बैंक क्या है? विदेशी विनिमय बैंकों के असफलता के क्या कारण है? किस कारण से ये बैंक असफल हो गए? सबसे पहला कारण इसका है पूंजी में कमी। क्या है पहला कारण? पूंजी में कमी। पूंजी में कमी का मतलब है कि इन बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं था। जैसे कमर्शियल बैंक इसलिए चल रहे हैं कि इन कमर्शियल बैंक में जनता की पूंजी है, पब्लिक की पूंजी है, हमारी आपकी पूंजी है, हमारे आपकी पूंजी के द्वारा ये बैंक चल रहे हैं। लेकिन इन बैंकों के पास तो कष्ट, हम आप तो पहुंच ही नहीं पाते हैं जल्दी, क्योंकि ये हर जगह तो पहले है नहीं, ये सारे काम करता नहीं है। तो इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं था, क्योंकि किसी भी व्यवसाय में जब पूंजी नहीं रहेगी तो बैंक क्या हो जाएगा, बैंक या वो संस्था या बिजनेस क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। पहली असफलता के कारण है कि इनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं। दूसरा इसकी असफलता के कारण है कि विदेशी सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार, विदेशी सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना। दूसरा असफलता के कारण है कि जो विदेश, उस समय जब अंग्रेजी शासन था तो विदेशी सरकार थी, और जब विदेशी सरकार थी तो वह भारतीयों के प्रति जानते ही हैं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करती थी। क्योंकि पीछे की हिस्ट्री उठा कर देखेंगे हम तो बहुत खराब स्थिति थी उस समय। जितना आज आज़ादी है हम लोगों के पास, देश आज़ाद होने के बाद जितना आज हम आज़ाद हैं, हर जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी से भी कहीं भी बात कर सकते हैं, उतनी आज़ादी पहले नहीं थी। कोई भी काम कर सकते हैं, सबको स्वतंत्रता है। तो विदेशी सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार होने के कारण भी जो पहले के विदेशी विनिमय बैंक थे वह सफल हो गए। अगला है विदेशी व्यापारियों का प्रभुत्व, ठीक है। जो पहले का विदेशी व्यापार था, जैसे आज ना हम बहुत बड़े पैमाने पर व्यापार कर रहे हैं, विदेशों में भी व्यापार हमारे देश का चल रहा है, दूसरे देश का भी अपने देश में चल रहा है, लेकिन पहले बहुत कम मात्रा में था। और जितना भी था तो पहले से जो विदेशी व्यापार, विदेशी पहले ही से आके यहाँ पे जमे हुए थे, तो उन व्यापारियों का पहले से विदेशी व्यापार पर दबदबा था, वो बहुत ज़्यादा संख्या में। हम अभी बाहर निकले नहीं थे,
और निकले भी थे तो कुछ गिने चुने लोग निकले थे। तो उनका इतना प्रभुत्व था कि हमारी चलने नहीं देते थे, इसलिए विदेशी विनिमय बैंक क्या हो गया, असफल हो गया। अगला है कुशल कर्मचारियों का अभाव। कुशल कर्मचारियों का अभाव। जो हमारे विदेशी विनिमय बैंक खोले गए थे उसमें जो कर्मचारी रखे गए थे वो उतने ट्रेंड नहीं थे। ट्रेंड का मतलब अनुभवी नहीं थे, शिक्षित, शिक्षित, प्रशिक्षित नहीं थे। इसलिए भी विदेशी विनिमय बैंक क्या हो गया, असफल हो गया। अगला शाखाओं की कमी। शाखाओं की कमी। जो विदेशी विनिमय बैंक खोले गए थे, कहीं एक दो जगह पे बस खोले गए थे, 4-5 जगह खोले गए थे, पूरे देश में इसका विस्तार नहीं था। क्यों नहीं विस्तार था, पूंजी नहीं थी इनकी पास, क्योंकि शाखा ब्रांच खोलने के लिए पूंजी चाहिए थी। तो शाखाओं की कमी होने के कारण भी ये विदेशी विनिमय बैंक जो पहले स्टार्टिंग में खोले गए थे वो सफल हो। अगला क्या, भारतीय बैंकों की विदेशी व्यापार में अरुचि। भारतीय बैंकों की विदेशी व्यापार में अरुचि। विदेशी व्यापार में अरुचि। जो भारतीय बैंक पहले से भारत में थे वो क्या करते थे, दूसरे माने विदेशी जो व्यापार में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं लेते थे, मन नहीं लगाते थे, अपने देश में व्यापार करें, दूसरे देश में भेजने की क्या जरूरत है। इंटरेस्ट ज्यादा न लेने के कारण भी ये बैंक क्या हो गया, असफल हो गया। यही रीजन था जिसके वजह से विदेशी विनिमय बैंक पूर्ण रूप से असफल हो गया। प्रश्न अब ये उठता है कि इस विदेशी विनिमय बैंक के कार्य क्या, विदेशी विनिमय बैंक के कार्य क्या। ये इसको मिटाते हैं, ये मेन सब टॉपिक है बाबू, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जितना पढ़ाया जाएगा समझिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस में से ही डाउनलोड करके उसको देखकर ये पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में उतनी सफिशिएंट बुक नहीं आई है। अगला टॉपिक, विदेशी विनिमय बैंक के कार्य। टॉपिक हमारा है विदेशी विनिमय बैंक के कार्य, कि जो हमारा विदेशी विनिमय बैंक है इसके कौन कौन से कार्य। थोड़ा इंक डाल लें। तो विदेशी विनिमय बैंक के बहुत सारे कार्य दिए गए, कौन कौन से मुख्य कार्य हैं इसमें से अभी आपको बताया। पहला है विदेशी व्यापार में वित्त का प्रबंधन करना। थोड़ा इंक डालना। हाँ, पहला एक इसका कार्य है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कार्य क्या है, विदेशी व्यापार में वित्त का प्रबंधन करना। विदेशी व्यापार में वित्त का प्रबंधन करना। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो विदेशी विनिमय बैंक का काम है कि जो भी विदेशी व्यापारी है, विदेशी व्यापार कर रहे हैं, उसमें कुछ आर्थिक सहायता करना, वित्त की व्यवस्था करना, धन की व्यवस्था करना। ठीक है। दूसरा इसका है देशी व्यापार में सहायता करना। दूसरा क्या है कि देशी व्यापार में सहायता करना। देशी व्यापार में सहायता मतलब कि एक ऐसा व्यापार जो देश की सीमा के अंदर किया जाए, तो उसे देशी व्यापार। जब तक देशी व्यापार, हम अपने देश में आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तब विदेश में हम क्या करेंगे। पहली जरूरी है अपने आप को मजबूत करना। हमारा देशी व्यापार पूरा फला फूला रहेगा तभी हम विदेशी व्यापार कर सकते हैं। पता चलेगा कि अपने यहाँ ही कुछ नहीं है तो हम दूसरे देश से क्या व्यापार करें। तो देशी व्यापार में भी सहायता करना इसका कार्य है कि पहले अपने देश में सहायता करना, जब अपने यहाँ पूर्ण रूप से संतुष्ट हो तब दूसरों की मदद करना।
अर्थात विदेशी व्यापार में सहायता करना। अगला है तीसरा इसका कार्य है कि व्यापारिक बैंकों के कार्य करना, व्यापारिक बैंकों के रूप में कार्य करना, रूप में कार्य करना। जब ये विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए तो इनके सामने एक चीज ये रहा कि जिस तरह यह विदेशी मुद्राओं को बदलने का कार्य करते हैं, साथ में यह भी करें कि जो व्यापारिक बैंक एक कार्य करता है, धन जमा करना, धन निकालना, ऋण प्रदान करना, ये भी कार्य व्यापारिक बैंकों के भांति करे, तभी ये सक्सेस होंगे। क्योंकि केवल एक उद्देश्य से यदि बैंक की स्थापना की जाएगी, मान लीजिए वो होता है तो ठीक है, कितना होगा, लेकिन जब कस्टमर बहुत सारे यदि होंगे तो बैंक अपने आप फला फूलेगा। ठीक है, अगला है बस फिलहाल 3 ही कार्य दिए गए हैं विदेशी विनिमय बैंक के। अब प्रश्न ये भी उठता है कि विदेशी विनिमय बैंक की कुछ आलोचनाएं भी की गई, विदेशी विनिमय बैंक की आलोचना। क्योंकि देखिएगा इस पे क्वेश्चन बस ये इतना ही आएगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है कि विदेशी विनिमय बैंक क्या है, इसकी असफलता के पीछे क्या कारण, ये हो सकता है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि विदेशी विनिमय बैंक क्या है, इसके मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। तो बस ये 3 कार्य है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विदेशी विनिमय बैंक की आलोचनाओं पर प्रकाश डालिए। इसको मिटाते हैं हम, विदेशी विनिमय बैंकों की आलोचना। ध्यान दीजिएगा, विदेशी विनिमय बैंकों की आलोचना, बैंकों की आलोचना। जब विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए थे, तो जानते ही हैं कि कोई भी चीज जब बनता है तो उसकी कुछ न कुछ आलोचनाएं भी होती। भाई यहाँ बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो कुछ उसकी बुराइयां भी तो होंगी, तो इसकी कुछ आलोचनाएं की गई। आलोचना का मतलब है उसकी कुछ कमियां थी जिसकी वजह से बुराइयां की गई। पहला, लेन देन में गुप्तता, लेन देन में गुप्तता। लेन देन में गुप्तता का मतलब है कि जो भी इसके लेन देन होते थे, ट्रांजैक्शंस होते थे, वो गुप्त रखा जाता था, गोपनीय रखा जाता था, किसी को बताया नहीं जाता था। इसलिए इसकी आलोचना की गई कि क्यों नहीं सबके सामने ला रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, बता रहे हैं। दूसरा है विदेशों को लाभ, विदेशों को लाभ मतलब कि जो विदेशी विनिमय बैंक स्थापित किए गए थे उसमें अपने देश को कम लाभ, दूसरे देश को ज्यादा लाभ होता था। पहले की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी आलोचना की गई थी। अगला, विदेशी व्यापार में एकाधिकार, विदेशी व्यापार में एकाधिकार। विदेशी व्यापार में एकाधिकार का मतलब है कि इसका एक ही उद्देश्य था कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना, उसका एकाधिकार था। इसके मतलब उसके अलावा ये कोई काम नहीं करता था, इसलिए भी इसकी आलोचना की गई। अगला, भारतीय हितों की अवहेलना, भारतीय हितों की अवहेलना, हितों की अवहेलना मतलब कि यह जो विदेशी विनिमय बैंक पहले स्थापित किए गए थे स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, तो भारतीयों के हित को ध्यान में नहीं रखते थे उस समय, इसीलिए असफल हुए और इसीलिए ये आलोचना का पात्र हुआ। अगला है, भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन न देना, भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहन न देना, प्रोत्साहन न देना। उस समय जो विदेशी विनिमय बैंक थे, ये भारत की जो कंपनियां थी, क्योंकि उस समय के विदेशी विनिमय बैंक विदेशों के द्वारा ही बनाए गए थे, और उस समय भारत में भी कुछ कंपनी थी, बहुत नहीं थी लेकिन कुछ थी, तो ये भारतीय कंपनियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, उनकी अवहेलना करते थे, इसलिए भी असफल हो गए। क्योंकि यदि बैंक है तो भाई सबके हितों को ध्यान में उसको रखना चाहिए। अगला है, भारतीयों से अनुचित हर्जाना लेना, भारतीयों
से अनुचित हर्जाना लेना, हर्जाना लेना। जो भारतीय लोग थे और विदेशी व्यापार करते थे उनसे वे अनुचित हर्जाना लेते थे, कुछ पेनाल्टी लेते थे, बट्टा काटते थे। तो भाई कोई देगा, देखे होंगे पहले हिस्ट्री जब पढ़े होंगे अंग्रेजों के समय में ऐसा ही होता था, बहुत भेदभाव करते थे सब। ते भारतीयों से अनुचित हर्जाना लेते थे, जिसके कारण ये बैंक असफल हो, क्योंकि अंग्रेज तो बहुत गिने चुने थे, क्योंकि हम अपने देश में तो बहुत मात्रा में थे, लेकिन फिर भी हम उसके अधीन थे। और आज देश आजाद हुआ है तो देखिए कितने स्वतंत्र है। अगला क्या है? प्रतिभूति घोटाले में विदेशी बैंकों का हाथ। प्रतिभूति घोटाले में विदेशी बैंकों का हाथ, विदेशी बैंकों का हाथ। जो प्रतिभूति घोटाला हुआ था उसमें क्या है, विदेशी बैंकों का ज्यादा योगदान था। इस वजह से ये विदेशी विनिमय बैंक क्या हो गया, असफल हो गया, आलोचना के पात्र। प्रश्न इसमें यह भी उठता है कि विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण, ठीक ना, कि इन विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो हेडिंग हमारा है विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण, बैंकों पर नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा कि जो ये असफलता के कारण थे, जो आलोचना के पात्र हुए, तो प्रश्न यह है कि यदि किसी में कुछ कमी आती है, बुराइयां आती है, तो उस पर कुछ कंट्रोल भी कर दिया जाए, कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। तो ऐसे ही इन विदेशी विनिमय बैंकों के साथ हुआ। इन पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। जब देश आजाद हुआ उस समय बैंकिंग अधिनियम 1949 पारित हुआ, रिजर्व बैंक अधिनियम पारित हुआ, और उसके अंतर्गत विदेशी बैंकों पर कुछ नियंत्रण लगाए गए, लगाम लगाया गया, ताकि विदेशी विनिमय बैंक, क्योंकि अब तो हमारा है, पूर्ण रूप से भारतीयों का है, तो ये पूर्ण रूप से बना रहे और इसी तरह कार्यों का संचालन अपना ठीक ढंग से करता रहे। तो इन विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय सुझाए गए हैं, यह ध्यान दीजिए। रिजर्व बैंकों के पास सुरक्षित राशि रखना। पहला है कि आरबीआई के पास सुरक्षित धन रखना, कि जो भी ये विदेशी विनिमय बैंक कार्य करेंगे, ठीक है, इनको रिजर्व बैंक के पास इनकी धन का, इनकी पूंजी का कुछ भाग रखना पड़ेगा। जैसे कि लगभग यह धनराशि 20% के नियर अबाउट है, ये समय अनुसार बदलता रहता है, तो रिजर्व बैंक के पास अपने धन का 20% भाग सुरक्षित रखना पड़ेगा, ताकि कभी भी असफल हो रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है तो उसको रिजर्व बैंक सहायता कर सके। दूसरा, लाइसेंस का मतलब है कि जब भी भारत में विदेशी विनिमय बैंकों की स्थापना किया जाए तो उसको एक अधिनियम के अंतर्गत, एक कानून के अंतर्गत किया जाए, और उसे सरकार से लाइसेंस लेना नहीं हो आज कर दिया जाए। बिना लाइसेंस को विदेशी विनिमय बैंकों का संचालन न किया जाए। कोषों के निर्यात पर अंकुश। अगला क्या है, कोषों के निर्यात पर अंकुश। कोषों के निर्यात पर अंकुश का मतलब है कि जो हमारे यहाँ फंड है, कोष है, उसको एक्सपोर्ट न किया जाए, दूसरे देशों को न दिया जाए, उस पर नियंत्रण रखा जाए। अर्थात किसी भी कंडीशन में लगभग 75% धन भारत में रखा जाए। कितना? लगभग 75% भारत में होना चाहिए। कोष का हस्तांतरण करें लेकिन कम मात्रा में करें, अर्थात उस पर जो ज्यादा मात्रा में होता था उस पर नियंत्रण लगाए। अगला, अंतिम खाते मतलब जब भी फाइनेंशियल ईयर हमारा समाप्त हो तो ये विदेशी विनिमय बैंक एक बैलेंस शीट तैयार करें और उसमें पूरे साल के कार्यों का लेखा जोखा का समावेश करें, ताकि वो प्रकट हो कि इस पूरे वित्तीय वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में उस बैंक ने अपने कार्य, कौन कौन से कार्य किए हैं, किस प्रकार से किए हैं, क्या उनका स्टेटस है। अगला, निरीक्षण।
निरीक्षण का मतलब है कि समय समय पर इन विदेशी बैंकों का इंस्पेक्शन किया जाए, निरीक्षण किया जाए। और लास्ट, भारतीय लोगों, भारतीय किसका है, भारतीय जमाकर्ताओं को, भारतीय जमाकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, दिया जाए। मतलब जो भी इसमें भारत के लोग हैं, जमा करता है, निवेश करता है, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि अधिक से अधिक हमारे अपने बैंकों में, ठीक है, जमा करें, इन्वेस्ट करें, सेफ एंड सुरक्षित है। यही है उसकी नियंत्रण के उपाय। तो इस तरह ये छोटा सा टॉपिक आपका था विदेशी विनिमय बैंक, फॉरेन एक्सचेंज बैंक। इसमें आप पढ़े विदेशी विनिमय बैंक क्या है, इसके असफलता के पीछे क्या कारण है, इसके कार्य कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से लोग अपना संचालन करते हैं खातों का, विदेशी विनिमय बैंक आलोचना का पात्र कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इन विदेशी विनिमय बैंकों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, किस ढंग से किया जाए। तो इसे तैयार कर लीजिएगा और आपका ये 2 टॉपिक यहाँ एलिमेंट ऑफ बैंकिंग का समाप्त हो रहा। अगले पार्ट में आप पढ़ेंगे ई बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, होम बैंकिंग, ठीक ना, मोबाइल बैंकिंग, जितना भी है, इंटरनेट बैंकिंग, ETC वगैरह, क्या ये सब क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद से एक लेक्चर आपका जाएगा केवल इंश्योरेंस के लिए, और जब इंश्योरेंस चला जाएगा तो आपका पूरा एलिमेंट ऑफ बैंकिंग समाप्त हो जाएगा। पेपर बहुत सारे लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन सिलेबस बहुत लिमिटेशन में है, ठीक ना। और ये भी बता दे रहे हैं आप लोगों को कि MCQ भी सारे सब्जेक्टों का जाएगा, हर एक पेपर का MCQ भी जाएगा, ताकि MCQ का जो एग्जाम होने वाला है, MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप का एग्जाम होगा, तो उन बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो इसी तरह चैनल पर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी ही अगले वीडियो में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।